हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम बीसीके का 6 चैप्टर जो हम कर रहे थे बेटा, उसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज ये 3rd पार्ट उस चैप्टर का है। वैसे तो आज इसी पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट मैंने लास्ट में जो अदर टर्मिनोलॉजी है उसकी एक वीडियो और आपके लिए बना दी जी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी समझेंगे। बैंक्स के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं वो सभी का जिक्र आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी ऑडिट स्टार्ट करेंगे, सीए इंटर निकलने के बाद जब आप ऑडिट करना सीखेंगे तो उसमें बैंक ऑडिट का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपकी नॉलेज के अंदर। और बैंक ऑडिट किसी बच्चे को अच्छे तरीके से तभी आ सकती है बेटा जब उसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये चैप्टर थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों में बहुत ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट है। इसलिए सारी टर्म्स का रटना नहीं, मीनिंग समझना है, उन चीज़ों को समझना है जो कॉमर्स के अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनका मीनिंग हमें समझना है। तो आज की वीडियो में क्रिस्टल क्लियर है हम क्या करने वाले हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी करने वाले हैं। और इसके बाद आपको बैंक्स की सारी टर्म्स जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। जी सर, चलिए फिर करते हैं सीधा वीडियो स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, और उसमें सबसे पहला मीनिंग है एक्सेप्टेंस। वैसे तो एक्सेप्टेंस का बेटा काफ़ी बड़ा मीनिंग है, आपने पढ़ रखा। ऑफर में जब हम एसेंट देते हैं तो बन जाता है एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब एक वाइड सिस्टम में देखा जाए तो किसी भी चीज़ की यहाँ भरना एक्सेप्टेंस होता है। बट पढ़ क्या रहे हो, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। बेटा जब किसी स्पेसिफिक फील्ड की टर्मिनोलॉजी पढ़ो उसमें एक्सेप्टेंस का क्या वर्ड है ये आपको देखना पड़ेगा। बैंक में एक्सेप्टेंस का क्या वर्ड है, एक लेंडर है या एक बोरोवर है और एक बैंकर है, या बैंक से बैंक के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, या बोरोवर से बैंकर के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। तो उसमें जितनी टर्म्स कंडीशंस लिखी गई हैं उन सभी के ऊपर हाँ कर देना और साइन कर देना क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। तो एक्सेप्टेंस नथिंग, एक साइंड इंस्ट्रूमेंट होता है, एक साइंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दोनों पार्टी ने एग्री कर ली हैं उसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है। ओवर सर, ये तो वैसे एक्सेप्टेंस जो नॉर्मल है वैसा ही है, बट इसको थोड़ा सा टेक्निकली रूप आपको देना है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर इट इज़ अ साइंड इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट करता है कि हमने अप्रूव कर दिया है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो भी बैंकिंग से संबंधित हमारे ऊपर लगाई गई थी। अब बैंक के अंदर क्या है, जैसे आप कभी बैंक में जाते हैं तो बेटा कैश अगर आपको विड्रॉ करना है तो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है बैंक के अंदर, वहीं से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी काउंटर से कैश निकाल सकते हैं। कैश जमा कराने का एक पर्टिकुलर काउंटर होता है, लोन लेने से बारे में पूछताछ करनी है तो एक स्पेसिफिक काउंटर होता है। तो बैंक में क्या कर रखा होता है बेटा, सेगमेंटेशन होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग डिपार्टमेंट या हाउस आप कह सकते हैं बना रखा होता है। तो जो एक्सेप्टेंस करेगा एग्रीमेंट्स की, साइंड इंस्ट्रूमेंट करेगा, BRBP को एक्सेप्ट करेगा, तो इन सभी का एक सेपरेट ये लगा लो आप डिपार्टमेंट है जिसको एक्सेप्टिंग हाउस बोलते हैं। तो एक एक्सेप्टिंग हाउस कुछ नहीं, बैंक का एक पार्ट है जिसको स्पेशलाइज एक काम दिया गया है। क्या तेरा एक ही काम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या समझते हैं बेटा, BRBP जो एंडोर्स वगैरह किए जाते हैं उनकी हाँ भरना, गारंटी देना, एक्सेप्टेंस करना, और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना तेरा काम है। किससे संबंधित, एक्सेप्टेंस से संबंधित, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग हाउस। दोनों डेफिनेशंस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। 3rd मीनिंग है अकाउंट बैलेंस। क्या होता है ये बेटा टर्म आपको बताने के लिए मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बैलेंस पड़ा है। अकाउंट बैलेंस को अकाउंट बैलेंस भी बोलते हैं और कई बार कैश रिजर्व भी बोलते हैं। आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होने के बाद नेट कैश कितना बचा हुआ है इसको कई बार कैश रिजर्व भी बोलते हैं और अकाउंट बैलेंस भी बोलते हैं। किसके अंदर, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर। एक्रूड इंटरेस्ट, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको एक्रू का मतलब पता होगा, जो अभी तक एक्रू हो चुका है बट पेड नहीं हुआ है, जो आपने अर्न तो कर लिया पर आपको मिला नहीं है, उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे बेटा बैंक की एक पॉलिसी है कि आपको इंटरेस्ट 31 तारीख को दिया जाएगा, 31 मार्च को मान लो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और 1 मार्च को आपने पैसा डिपॉजिट कराया है और आज 20 तारीख हो चुकी है, तो 1 से 20 तक का इंटरेस्ट आपका एक्रू हो चुका है, आपका अकाउंट हो चुका है, बट आपको मिलेगा कब, 31 तारीख को। तो एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स जो ड्यू तो हो चुका है बट पेड नहीं, ड्यू बट नॉट पेड, नॉन एज एक्रूड। जी सर, अभी तक तीनों डेफिनेशंस में कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी बेटा, जो इंपॉर्टेंट आएगी मैं उसके आगे बोल दूंगा इंपॉर्टेंट। 4th एडमिनिस्ट्रेटिव रेट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए। एडमिनिस्ट्रेटेड रेट क्या होता है, बैंक के अंदर बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेट होता है, लोन रेट होता है, बट अगर कहीं लिखा मिले आपको एडमिनिस्ट्रेटेड रेट तो उसका क्या मीनिंग आपको उसमें निकालना है, जहाँ पे बोरोवर और बैंकर कॉन्ट्रैक्चुअली मिल के उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जहाँ रेट को चेंज कर सकते हैं, जहाँ रेट को चेंज किया जा सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड रेट।
और कई बार तो बेटा इसमें वैसे तो ये पावर होती है बैंक के पास कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बोरोवर के पास भी राइट होता है कि वो इस इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सर क्या एग्जांपल दे सकते हो? जैसे बेटा मैं बैंक का एक बड़ा कस्टमर हूँ और मैंने बोल दिया अगर अब की बार मेरा प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से कम रह गया ना तो देखो इंटरेस्ट रेट जो 8 फिक्स हुई है उसको मैं 7 कर दूंगा। अब ये कंडीशनल हो गया ना, वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बट अगर अब की बार मेरा प्रोडक्शन 10,000 से कम रह गया तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 रह जाएगी। तो मैं कौन था? लेंडर, मैं कौन था? बोरोवर, और मेरी वजह से भी क्या हो गया? रेट चेंज। बट ये दोनों बेटा क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के टाइम डिसाइड कर ली जाती हैं और ऐसे ज़बरदस्ती नहीं होता। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड रेट। पढ़ के देखना आगे क्या लिख रखा फटाफट। एडमिनिस्ट्रेटेड रेट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैन बी चेंज, जिनको चेंज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्चुअली, किसके द्वारा? बाय लेंडर, लेंडर के द्वारा तो किया ही जा सकता है। और मैंने क्या बताया, इन सम केसेस में, कुछ केसेस में इसको बोरोवर भी चेंज कर सकता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो 4 मीनिंग हमने समझे। अब 5वां आगे बेटा एडीआर। एडीआर की आप लोगों के लिए अलग से एक 5 से 4 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कॉपी पे एडीआर क्या होता है। फिलहाल एक बार थोड़ा सा टुकड़े में समझ लो एडीआर क्या है, समझने का प्रयास करना, तभी तो इंटेलिजेंसी का पता लगता है कि कितना फास्ट आप चीज़ों को कैच कर पा रहे हैं। एडीआर क्या है? एडीआर वर्ड बना डीआर से। डीआर क्या है? डिपॉजिटरी रिसिट। डीआर 3 टाइप के होते हैं, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। मैंने अब तक कुछ नहीं बताया, क्या बोला? डीआर होता है डिपॉजिटरी रिसिट, इसके 3 टाइप होते हैं, आईडीआर, जीडीआर, एडीआर। तुम्हें यहाँ क्या पढ़ना है? एडीआर पढ़ना है। आईडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है, उस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। फिलहाल एक बार आप थोड़ा सा एडीआर सुन लें, एक समझ में आ गया तो बाकी सारा समझ में आ जाएगा। सीए सॉल्यूशन हिंदुस्तान की जानी मानी कंपनी है और मैंने मान लो बेटा है सीए सॉल्यूशन ने फंड रेज करना है और इंडिया से वो जितना पैसा उठाना चाहती थी वो उठा चुकी है। इंडिया से वो पब्लिक इश्यू निकाल के पैसा ले चुकी है, पर अभी भी सीए सॉल्यूशन को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब मैं फॉरेन से पैसा, मैं अमेरिका से पैसा लेना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सीए सॉल्यूशन अब अमेरिका, यूएस से फंड रेज करना चाहती है और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी टीवी पर लगाते हुए देख रहे हैं कि सीए सॉल्यूशन लिमिटेड एक ज़बरदस्त कंपनी है जो इंडिया में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और वो भी इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हैं। बट बेटा हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कोई बाहर का इन्वेस्टर सीधा डायरेक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सो सीए सॉल्यूशन लिस्टेड कंपनी है, सेबी के पास लिस्टेड है, इसके शेयर्स बेचे खरीदे जाते हैं, बट अमेरिका का इन्वेस्टर सीधा सीए सॉल्यूशन के शेयर्स परचेज और सेल नहीं कर सकता हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर उसको क्या करना पड़ेगा? और दूसरा, कई बार उनको भय होता है कि आज हम पैसा लगा दें और कल वही कंपनी भाग जाए तो हमारा क्या, तो बेटा वो थोड़ा सा सिक्योरिटी की मांग भी करते हैं। तो इसलिए क्या मैकेनिज्म निकला, अब देखना सुनना क्या करने जा रहे हैं। कोई बाहर का बंदा अगर इंडिया की कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? और बाहर का बंदा हमारे एग्जाम्पल में कौन है? अमेरिका का इन्वेस्टर अगर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है तो क्या करेगा? वो सीए सॉल्यूशन को फ़ोन करेगा कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, पर कल को आप भाग गए तो आपकी क्या गारंटी? मैं क्या बोलूँगा? इंडिया के अंदर ही, मैं तो इंडिया में नहीं बेटा, मैं तो सीए सॉल्यूशन, इंडिया के अंदर ही मैं जितने शेयर्स वो खरीदना चाहता है उतने शेयर्स इंडिया के किसी बैंक के पास एज ए कस्टडी रख दूंगी। कस्टोडियन बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक कस्टोडियन। मैंने जितने शेयर्स वो लेने चाहते हैं उतने शेयर्स इंडिया में किसी बैंक के पास दे दिए। बैंक की गुडविल और छवि और जो सिस्टम होता है वो सीधा सेंट्रल बैंक से, भारत सरकार से जुड़ा हुआ होता है, तो उस पर शक करने की कोई बात ही नहीं होती। तो मैंने कहा देख भाई मैंने शेयर्स तेरे कहाँ रख दिए हैं? बैंक में रख दिए हैं, अब तुझे कोई डर नहीं। अब बट इतनी बात से नहीं मानता। ये जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है, मान लो पीएनबी बैंक है, ये जो डोमेस्टिक बैंक है इसका ओवरसीज बैंक होता है। अमेरिका में जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके साथ इसका क्या रहेगा? कनेक्शन रहता है, पार्टनरशिप रहती है। इसका पार्टनर, काउंटर पार्टनर उसको बोलते हैं। यहाँ का बैंक अमेरिका के बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि जी आपका यहाँ का एक बंदा शेयर लेना चाहता था, उतने तक के शेयर्स मैंने मेरे पास होल्ड कर लिए हैं गारंटी के लिए, आप उस बंदे को अब फ़ोन करो। अमेरिका का बैंक अब उस बंदे को फ़ोन करेगा कि तू चिंता मत कर, मेरी वहाँ के बैंक से बात हो चुकी है, उसने मेरे को बता दिया है कि जितने तू शेयर्स लेना चाहता है वहाँ के बैंक के पास वो डिपॉजिट हो चुके हैं। अब वो इन्वेस्टर कहता है फिर मेरे पास प्रूफ क्या रहेगा? तो अमेरिका का बैंक अमेरिका के बंदे को, ध्यान सुना बेटा, अमेरिका का बैंक अमेरिका के बंदे को एक रिसिप्ट देगा कि तेरे इतने शेयर्स मेरे बिहाफ पे, ये लगा ले तू, मैंने होल्ड कर रखे हैं, क्योंकि बैंक से बैंक डील हो चुकी है बेटा, उतने तक के शेयर्स के लिए वो एक डिपॉजिटरी रिसीट जारी कर देगा। अमेरिका का बैंक अमेरिका के इन्वेस्टर को एक लिखित में दे देगा, एक्नॉलेज कर देगा, तू चिंता मत कर, तेरे शेयर्स मेरे पास आ चुके हैं। इस एक्नॉलेजमेंट को, इस रिटर्न रिसिप्ट को बोला जाता है एडीआर।
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये एक रिसीट है, सिर्फ एक रिटर्न, एक स्टेटमेंट है जो अमेरिका का बैंक अमेरिका के इन्वेस्टर को देता है कि तूने जो इंडिया में कंपनी में शेयर्स परचेज करे हैं उसकी गारंटी मेरे पास आ चुकी है और मैं तुझे लिख के देता हूँ। इसको बोलते हैं एडीआर। और उस वीडियो के अंदर मैं बेटा आपको डायग्रामेटिकली सिखाऊंगा सारी चीज़ें, आईडीआर, जीडीआर एंड एडीआर क्या होता है। फिलहाल आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि एडीआर क्या होता है। जी सर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ये, बट आपके लोगों के दिमाग में सेट हो चुका है। एन्युटी क्या होती है? एन्युटी सालाना जो आपको रिटर्न्स मिलती हैं। मैंने पैसा जमा करा दिया, इस साल मुझे क्या मिलने वाला है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा जमा करा देता हूँ, देखो एन्युटी आर कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी इनकम और रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ ह्यूज सम ऑफ मनी, दैट इज़ मैंने काफ़ी पैसा जमा करा रखा है और उसके ऊपर जो रिटर्न आने वाली है वो हर साल मुझे मिलती रहेगी, वो हर साल मुझे मिलती रहेगी। इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। तो कोई खास बात नहीं थी। अब दो चीज़ें आएंगी, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब तो आपको पता बेटा एटीएम। एटीएम बेसिकली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था, जहां मैन फेस टू फेस काम ना करके आपके बिहाफ पे सर्वर काम करते हैं, उसको एटीएम बोला जाता है। तो एटीएम एक मशीन है जो ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है बैंक के बिहाफ पे। ओके सर, फिर ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है? ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बहुत सारे बैंकों ने, किसी बैंक का चेक है, किसी बैंक का मैंने चेक काट के दिया है राहुल को। मेरा अकाउंट है एसबीआई में, राहुल का अकाउंट है मान लो पीएनबी के अंदर, किसी अदर बैंक के अंदर। तो बेटा अदर बैंक ने चेक लिख के दे रखा, किसी अदर बैंक में डिपॉजिट होना है, यहाँ से किसी ने यूपीआई पेमेंट करी, किसी और बैंक में यूपीआई में जानी है। तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इंडिया के अंदर इनका एक सेंट्रल लेवल पे एक क्लियरिंग हाउस है जो इसका काम क्या होता है? मॉनिटर करना और एडमिनिस्ट्रेट करना बैंक टू बैंक के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन एंड क्लियरिंग होनी है, क्या वो सारी हो चुकी हैं या कोई पेंडिंग रहती है, इनको मॉनिटर करने का काम, क्लियर करने का काम। कोई चेक कटा है तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने का काम किसका है? ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऑटोमेटेड। और बेटा पहले ये काम होता था फेस टू फेस, वहाँ सारे बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, बट आजकल ये सारा काम सर्वर के थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। तो देखिएगा इसमें क्या लिख रखा है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक नेशन वाइड पूरी कंट्री का एक क्लियरिंग हाउस है जो मॉनिटर करता है और एडमिनिस्ट्रेटर करता है। क्या? क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स, बैंक से बैंक के बीच में जितनी भी चीज़ें क्लियर हुई थी, क्या वो क्लियर हो भी चुकी हैं या नहीं हुई हैं। ऐसा जब से सॉफ्टवेयर आया है ह्यूमन वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन कम हो गया है और सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है। जी सर, एटीएम मैं आपको बता चुका हूँ। अब आता है बेटा पॉइंट, बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है? एक अकाउंट से अपना पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? बैलेंस ट्रांसफ़र कहलाता है। इसका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में एक और मतलब भी निकालते हैं। बेटा मेरे को मेरी लोन की पेमेंट करनी थी बट मेरे पास लोन में पैसा नहीं है, मेरे को मेरी लोन की पेमेंट करनी थी बट मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, और उसी बैंक में मेरा सेविंग में पैसा पड़ा है, तो मैं बैंक को इन्फॉर्म कर सकता हूँ मेरा सेविंग का पैसा ट्रांसफ़र करके बैंक में एडजस्ट कर लिया जाए। एक फंड का पैसा जब दूसरे फंड की पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसको बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में पैसा ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है बेटा? बैलेंस ट्रांसफ़र कहलाता है। जी सर, चलिएगा। बैंक अकाउंट, कौन से बैंक में आपका अकाउंट, इसको बैंक अकाउंट बोलते हैं। बड़ा सिंपल है। अब ये आया, अब देखा जाएगा, पुराने बच्चों को पुरानी बातें याद है नहीं है। आपको याद है मैंने बताया था एक बैंक रेट होता है, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। बैंक रेट और रेपो रेट में इत्तू सा फर्क है, इत्तू सा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को, आरबीआई जब सारे बैंक्स को लोन देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है उसको रेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाए तो बैंक रेट, और यही लोन अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए देता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा दिया आरबीआई ने, लगभग 14 दिन के लिए वो पैसा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। सर रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब कमर्शियल बैंक के पास, छोटे छोटे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आरबीआई के पास रख के आ जाते हैं, अपना सरप्लस मनी रख के आ जाते हैं, तो बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, लास्ट वीडियो में शायद, कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। जी सर। बेसिस पॉइंट 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट। आरबीआई जब किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करता तो चेंज करता है तो सीधा परसेंट में नहीं करता, बेसिस पॉइंट्स में चेंज करता है। जैसे 25 पॉइंट की कटौती की गई तो समझ जाना 0.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। ब्रिज फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रिज फाइनेंसिंग आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बैंक से लोन ले रखा है, जो लोन खत्म हो जाएगा मेरा 31 मार्च को,
मेरे को 31 मार्च का था, उसकी पेमेंट मुझे को करनी पड़ेगी बैंक को, और उसी बैंक से मेरे को नया लोन मिलेगा मान लो 10 अगस्त को, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल, 10 अप्रैल को। मार्च को मैंने पैसा चुकता करना है और 10 अप्रैल को मुझे वापस से पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये बीच का जो टाइम है, इस टाइम के लिए इस गैप को कौन भरेगा? इस गैप को कौन भरेगा? जैसे मैं बैंक मेरे से डिमांड करेगा 31 मार्च को, जी आपकी मैच्योरिटी डेट है, आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा सर 10 अप्रैल को मेरे पास नया लोन आ जाएगा, मैं तब आपको पेमेंट कर दूंगा। मैच्योरिटी डेट तो मैच्योरिटी डेट होती है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस बीच के टाइम के लिए बैंक आपको एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड कर देगा। इसको गैप फाइनेंसिंग या ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। देखिएगा हिंदी में क्या लिख रखा है, गैप फाइनेंसिंग एंड ब्रिज फाइनेंसिंग इज ए लोन। ये तो एक लोन है जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन या टू लोन के बीच के गैप को क्या करता है, फिल करता है। और ये गैप हमेशा छोटा होता है, तो इसको शॉर्ट टर्म लोन बोला जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट लोन, जब फर्स्ट लोन खत्म हो जाता है और सेकंड लोन स्टार्ट होता है, इन दोनों पीरियड के बीच के लिए जब बैंक आपको लोन देता है, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोला जाता है। जी सर। नेक्स्ट बाउंस चेक, आपको पता है चेक बाउंस हो जाना एक कॉमन टर्म है। जब आपने चेक काट के दे दिया और जब सामने वाले ने चेक अकाउंट में लगाया और बैंक ने आपके बैंक से पैसा मांगा और आपके अकाउंट में अगर पैसा ही नहीं था, तो चेक क्या हो जाता है बेटा, बाउंस हो जाता है। इसको चेक डिसऑनर होना भी बोलते हैं, चेक बाउंस होना भी बोलते हैं। ये हमेशा किस केस में होता है बेटा, जब आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है। इनसफिशिएंट बैलेंस के केस में चेक बाउंस होता है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं होता है। जी सर। चलिए फटाफट चलते हैं बेटा आगे। कैप क्या होती है, इसने क्या बोला? कैप क्या होती है? कैप एक कैप इज अ लिमिट। मैंने एक दिन पहले ही आपको कैप बताया था। जब कोई लिमिट लगा दी जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? कैप। अगर मैंने बैंक के ऊपर लोन लेते टाइम एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कैप वर्ड यूज़ कर दिया कि जी आपकी रेट आज मैं ले रहा हूँ 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इसमें अब मैक्सिमम जो चेंज आ सकता है वो 10% तक का चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा का चेंज नहीं हो सकता। तो एक कैप एक लिमिट है जो क्या बोलती है, इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है, ना तो इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा ना इससे ज़्यादा एक नीचे जाएगा। तो लिमिट लगाना क्या कहलाता है? कैप लगा दी जाती है। ये मोस्टली बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में लगाई जाती है कि कहीं बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के या बहुत ज़्यादा कम हो गया, आपको नुकसान ना हो जाए, तो हम पहले क्या कर देते हैं, इसको लिमिट कर देते हैं। जी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बढ़ सकता है और 10% ही क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। कैशियर चेक, बेटा हम जो चेक काट के देते हैं, ऐसे बैंक को भी तो अपने लेन देन करने होते हैं। जैसे पीएनबी को बेटा खुद के लिए कोई सामान खरीदना है तो पीएनबी अपना एक चेक काट के देता है, इसको कैशियर चेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब बैंक खुद के लेन देन के लिए अपने नाम से चेक काट के देता है, उसको कैशियर चेक बोला जाता है। कैश रिजर्व मैं आपको ऑलरेडी बेटा बता चुका हूँ। अकाउंट बैलेंस एंड कैश रिजर्व एक ही बात होती है, कितना पैसा टोटल अमाउंट आपके बैंक में पड़ा था, इसको क्या बोलते हैं, जिसको आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। कैश रिजर्व का एक मीनिंग और भी है, कितना अमाउंट आपके अकाउंट में है जिसको आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व। जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, आजकल नहीं मिलती, पहले इसको बोलते थे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे आप एफडी वगैरह करवाते हैं तो आपको बेटा एक एफडी की रिसिप्ट दी जाती है, जो इस बात का प्रमाण होती है कि बैंक ने आपसे पैसे ले रखे हैं और कुछ टाइम बाद आपको क्या दे देगा, वो पैसे चुकता कर देगा। चेक क्या है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल क्या होता है? जिसको ट्रांसफर किया जा सके। ध्यान दे बेटा, नेगोशिएबल का मतलब क्या है? जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो बंदा चेक को लिख के देता है उसको ड्रॉर बोलते हैं। जो बंदा बेटा वेद सोनी ने चेक काट के दिया तो मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, मैं हूँ पेयर एंड ड्रोअर। जी सर। जिसको पैसा मिलेगा वो कौन है? पेई। जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा वो क्या है? पेई। जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा वो कौन है? पेयर। जो चेक लिखता है वो कौन? ड्रोअर। और चेक हमेशा किसके ऊपर लिखा जाता है बेटा? बैंक के ऊपर लिखा जाता है। तो बैंक क्या हो गया? ड्रोई। लिखने वाले को ड्रोअर, जिसके ऊपर लिखा गया ड्रोई, जिसके अकाउंट से पैसे कटने हैं वो पेयर, और जिसके पास पैसा जाता है वो कौन? पेई। जी सर। क्लियरिंग क्या है बेटा? मैंने चेक काट के दे दिया, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो मेरे अकाउंट से पैसा काटना और आपके अकाउंट में पैसा जमा करना क्लियरिंग कहलाता है। चेक को क्लियर करना, मेरे अकाउंट से पैसा सब्सट्रैक्ट किया जाएगा और आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा, इस वर्ड को बोला जाता है क्लियर करना। क्या बोला? क्लियर करना। check is basically a function when all amount of the check is subtracted by the, देखो बेटा वर्ड क्या लिखा है, जब पेयर के अकाउंट से अमाउंट सब्सट्रैक्ट करके ऐड कर दिया जाता है पेई के अकाउंट में, इसको क्या बोला जाता है? क्लियरिंग। सर एक बात बताओ, बैंक में क्लियरिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता होगा या कोई भी बंदा क्लियर कर देता है? नहीं बेटा, सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग अलग डिपार्टमेंट होता है। ये लीजिए आगे, क्लियरिंग हाउस। इसका काम क्या होगा? क्लियरिंग हाउस चेक से संबंधित जितने भी काम हैं सभी को क्लियर करना। एक क्लियरिंग हाउस बना दिया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया कि तेरा भाई यही काम है।
कंपाउंड इंटरेस्ट, बेटा आपको ये तो पता ही होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये कोई खास चीज़ पढ़ाने की नहीं है। डेबिट कार्ड नेक्स्ट है, डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो बेटा सभी। डेबिट कार्ड क्या होता है, पहले आपको आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले आपको अपना अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इसका उल्टा होता है, आपके अकाउंट में पैसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, बैंक आपको उधार देता है तो क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड को हम कह सकते हैं बेटा प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड, पहले पैसा डालोगे तो पैसा निकलेगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं तो एटीएम लेके घूमते रहो, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। इट मीन्स डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, पैसा पहले डालोगे बाद में निकालोगे। डिपॉजिट स्लिप, कितना यार इजी, मतलब जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमें एक स्लिप मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट स्लिप मिलती है। डिपॉजिट स्लिप, जो पैसा जमा कराता है उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर। जो पैसा जमा कराता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिपॉजिटर। अब 3 वर्ड आएंगे बेटा इकट्ठे, इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक डेट सेटलमेंट, अगर नाम आपको बैंक में सुने तो समझ जाना क्या है, डेट सेटलमेंट, एक डेट रीपेमेंट और एक डेट रिकवरी। एक डेट रिकवरी, पीएनबी ने, एसबीआई ने मुझे लोन दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का मुझे लोन दिया तो दे तो दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। रिपे करना पड़ेगा प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट। जब मैं अपना प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट सारा चुकता करने के लिए तैयार हूं, उसको बोलते हैं डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट, जी सर। अगर मैं कहता हूं भाई साहब मैं तो लॉकडाउन में मारा गया, मेरे पास पैसे ना है, सेटलमेंट कर लो, नहीं तो ये भी ना दूँ, तो बैंक क्या करता है फिर मेरे साथ सेटलमेंट करता है। उसमें डिपेंड करता है सिचुएशंस क्या होती है, मेरा कुछ इंटरेस्ट छोड़ दिया जाएगा, मेरा कुछ प्रिंसिपल छोड़ दिया जाता है, और एक उक्के मुक्के में एक सेटिंग कर ली जाती है, इसको बोलते हैं डेट सेटलमेंट। डेट रिकवरी के 2 बच्चे हैं, सेटलमेंट रिपेमेंट। रिकवरी का मतलब तो पैसा लेना होता है, पूरा पैसा ले लिया जाए तो डेट रिपेमेंट बोलते हैं, और अगर उक्के मुक्के में पैसा आता है, कम पैसा आता है, इसको डेट सेटलमेंट बोला जाता है। ई कैश आपका होमवर्क है, और ई कैश के बाद 2 पॉइंट है, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी इंपॉर्टेंट मार्क करना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, मैंने बैंक में एफडी करवा दी, एफडी समझते हैं फिक्स डिपॉजिट, कितने साल का, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया। अब 3 साल बाद ही मेरे को लग गया यार मेरे को पैसा चाहिए, मैं बैंक से पैसा निकालूंगा, तो जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे ना तो बैंक पेनल्टी लगाएगा ऊपर आपके ऊपर। सर पेनल्टी, बेटा आपने मान लो उस टाइम पे 8% रेट आपको मिलना था, तो बैंक बोलेगा जल्दी पैसा निकालवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, तो 1% की पेनल्टी लगेगी, अब आपको पैसा 7% के हिसाब से मिलेगा। इट मीन्स आपका इंटरेस्ट रेट को काट लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट को काटने की वजह से आपको पैसे कम मिलते हैं, और पैसे को कम मिलना ही पेनल्टी कहलाता है। जी सर। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, ये बेटा क्या है कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ये टर्म यूज़ होती है। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी के फैमिली में रिसेंटली कोई घर परचेज किया है या कोई प्लॉट परचेज किया है, तो बेटा एक बयाना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बयाना देना, जिसको एडवांस मनी बोलते हैं। एग्रीमेंट के टाइम कुछ, जैसे आप बेटा मेरे पास आए, सर हमें आपका घर खरीदना है, कितने का, मैंने कहा भाई मेरा घर 80 लाख रुपए का है, तो आपने कहा सर एक काम करते हैं आज एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। आपने कागज़ पे कह दिया कि सर हम आपका घर, मैंने कहा भाई कुछ एडवांस दो ना, तभी तो सौदा पक्का माना जाएगा। आपने 10 लाख रुपए मुझे आज एग्रीमेंट के टाइम पे दे दिए, इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ट्रांजैक्शन तो होगी फ्यूचर में, ट्रांजैक्शन तो होगी फ्यूचर में, बट आज उसका कुछ अमाउंट जमा करा दिया जाता है, इसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोला जाता है। जी सर। गले में दर्द है, एक्सपायरेशन डेट क्या होती है, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एंड का दिन एक्सपायरेशन डेट कहलाता है। जो पीरियड ऑफ टाइम, जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बेटा एफडी 5 साल के लिए कराई थी, 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो एफडी एक्सपायर हो जाएगी, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है एजुकेशन लोन, क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लोन, ये स्टूडेंट लोन भी बोलते हैं, एजुकेशन लोन भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली मीन्स टू प्रोवाइड, फोर्थ नहीं बेटा, इसको 4 कर लेना, फोर्थ नहीं है, ये मिसप्रिंट है, 4 कर लेना। ये दिया जाता है एजुकेशन के एक्सपेंडिचर के लिए। बहुत सारी कंट्री में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लो रहता है, क्योंकि बच्चा है पढ़ने के लिए लोन ले रहा है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लो रहता है। और सर बच्चे ने अगर आज लोन लिया, स्टूडेंट ने अगर आज पढ़ने के लिए लोन लिया है, तो उसको आज ही पे नहीं करना होता, 5, 7, 8 साल का जितना उसका कोर्स होता है, वो कोर्स पूरा होने के बाद जब वो नौकरी लग जाएगा तो वो रीपेमेंट करना स्टार्ट करेगा। जी सर, इसको बोलते हैं एजुकेशन लोन। अब नेक्स्ट वर्ड बेटा, गारंटर कौन है, गारंटर। गारंटर जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, एक लाइन में बोलूँ तो क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट नोन एज गारंटर। मेरे पास राहुल आया, कहता सर मेरे को 10,000 रुपये दे दूँ। मैंने कहा कौन है भाई तू, कहता सर विद्या कसम आपके पैसे चुकता कर दूंगा। मैंने कहा भाग, तेरे जैसे बहुत आते भाई, तू पैसे लेके गायब हो जाए, गोली हो जाए, तो पैसे कौन देगा। फिर पीछे से अंकुर निकल के आता है, कहता सर मेरे को जानते। मैंने कहा तेरा मेरा तो बेटा बहुत पुराना सिस्टम है, तुम्हारे घर वालों को मैं जानता हूँ। कहता सर अगर राहुल पैसे नहीं देगा ना तो पैसे मैं दूंगा, आप राहुल को भूल जाओ, मैं हूँ।
तो बेटा अब कौन बीच में जिम्मेवारी, ट्रस्ट क्रिएट करने कौन आ गया, गारंटर आ गया। गारंटर आ गया जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, किसी दूसरे की जिम्मेवारी अपने सर उड़ लेता है, उसको गारंटर बोलते हैं। सर बैंकिंग टर्म में इसका क्या मतलब है बेटा, बैंक में राहुल गया मान लो लोन लेने, और बैंक राहुल को लोन नहीं दे रहा, कहता तू है कौन और तू कैसे रिपेमेंट करेगा, हम तेरे को नहीं जानते, भाग यहाँ से। इतनी देर में मेरा वहाँ से निकलना हो गया। बैंक ने कहा सीए साहब नमस्कार, वेद सोनी जी आओ जी आओ। मैंने कहा क्या बात होगी राहुल, तू यहाँ कैसे खड़ा है? तो उन्होंने कहा ये लोन लेने के लिए है। मैंने कहा अरे मेरा स्टूडेंट है भाई, इसको लोन दो, और अगर आपको कोई शक है तो पैसे मैं दूंगा। जैसे ही मैंने कहा पैसे मैं दूंगा, मैंने वहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। ट्रस्ट क्रिएट करने वाले को क्या बोलते हैं, गारंटर बोलते हैं। तो गारंटर इज ए क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, गारंटर इज ए क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, ये कीवर्ड था इसका जो हमने सीखा। फटाफट चलते हैं आगे। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेटा आपको अच्छे तरीके से पता होगा, आजकल तो हर चीज़ की इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है। आपने गाड़ी ली है और गाड़ी में जो लोन आपका हुआ है आपको एक साथ चुकता नहीं करना होता, धीरे धीरे चुकता करना होता है। इसको हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट बेसिकली छोड़ रेट को, इंटरेस्ट क्या है? अरे मैं तुम्हारे घर में रहूँगा तो तुम मुझसे किराया मांगते हो, तो घर यूज किया तो किराया दिया। अब मैंने आपसे घर नहीं, मैंने आपसे पैसा मांगा, तो जब मैं आपका पैसा यूज करूंगा तो उसका भी तो किराया देना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे घर यूज करने के लिए किराया देना पड़ता है, ऐसे ही पैसा यूज करने के लिए भी किराया देना पड़ता है। इसको बस यहाँ किराया नहीं बोलते, ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट इज अ चार्ज। ये क्या है, एक चार्ज, एक खर्चा है जो किसको पे करना पड़ता है, बोरोवर को। क्यों पे करना पड़ता है, वो तुम्हारा पैसा यूज कर रहा है। इसे सिंपल डेफिनेशन इंटरेस्ट की नहीं हो सकती। देखिएगा क्या लिख रखा है, इंटरेस्ट इज अ चार्ज, जी सर, पेड बाय बोरोवर। क्यों, फॉर द यूज ऑफ मनी ओवर। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, आजकल तो आपने इंटरनेट बैंकिंग खूब धड़ाधड़ यूज़ कर रहे होगी, जहाँ ट्रांजैक्शन इंटरनेट के माध्यम से सारी कर दी जाती हैं। इसको ई बैंकिंग भी या ऑनलाइन बैंकिंग भी माना बोला जाता है। ये इंटरफेस दिखा रखा है पीएनबी सॉरी आईसीआईसीआई बैंक का। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, जैसे आपने एडीआर ध्यान से सुना है ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी बड़े ध्यान से सुनना। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, राहुल इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट हमेशा बेटा इस कंट्री से, बाहर की कंट्री से जो माल आता है उसको इंपोर्ट बोलते हैं। राहुल प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, उस प्लांट एंड मशीनरी की कीमत है $50,000। $50,000 की कोई मशीन अमेरिका से राहुल मंगवा रहा है। तो वहाँ की जो कंपनी है वो राहुल को बोलती है तेरी क्या गारंटी है यार, तू ये पैसे जो तू अब तो तेरे पास है नहीं, तू ये मशीनरी मांग रहा है उधार, हमने उधार भेज दी और कल को तू पैसा ना दे तो हम तेरा क्या उखाड़ लेंगे। तो राहुल बोलता है आप मेरे को नहीं जानते, इंडिया में मेरी इज्जत बहुत है। तो कहेंगे बता तेरी कैसे इज्जत है। वो बेटा फॉरेन का कोई भी बंदा इंडिया पे विश्वास ना करके इंडिया के बैंक पे विश्वास जरूर करता है, इंडियंस पे बेशक ना करे। तो राहुल क्या बोलेगा, मैं मेरे बैंक से कहलवा दूँ, मैं मेरे बैंक से कहलवा दूँ। तो मैं मान लो राहुल का बैंक में एसबीआई, अब एसबीआई बैंक फ़ोन करेगा किसको, उस फॉरेन के बंदे को जिसको प्लांट मशीनरी सप्लाई करनी है, कि मैं राहुल का बैंक बोल रहा हूँ, जो वो मशीन मांग रहा है वो मशीन उठा के पे कर दे दे, जितना भी तेरा अमाउंट है वो मैं पे करूँगा, बिल तू मेरे को भेजेगा, डॉक्यूमेंटेशन तेरी मेरे साथ होगी, मैं कमिटमेंट करता हूँ तुझे। राहुल पैसे दे या ना दे, जिम्मेवारी किसकी, मेरी। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। बेटा नॉर्मली जो वर्ड गारंटी नॉर्मली जो यूज़ होता है बैंक की टर्म में, उसको जब बैंक किसी के लिए गारंटी देता है उसको बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट तो एक डॉक्यूमेंट होता है, ये क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। इशू कौन करता है, बैंक। किसको करता है, फॉरेन पार्टी को। क्या करता है, कमिटमेंट, कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, हाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन तेरा मेरे साथ होना चाहिए। जी सर। लॉक इन पीरियड, जितने टाइम के लिए आप चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। जैसे मैं बोल दूं अगर मेरे साथ शादी की तो 5 साल आपको मेरे साथ रहना ही रहना होगा, या मेरे साथ आपको पार्टनरशिप की 10 साल तक आप निकल नहीं सकते, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो 10 साल तक बाहर नहीं निकल सकते, लॉक हो जाओगे। ऐसे बैंक में लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है, जितने टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो सकती उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। जो रेट आज फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। मॉर्गेज क्या होता है, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक लोन ऐसे नहीं देता, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है। बदले में जो प्रॉपर्टी आप गिरवी रखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी का गिरवी रख के बदले में लोन लेना मॉर्गेज कहलाता है बेटा। सर बिना गिरवी रखवाए अगर कोई चीज़ दी है तो उसको मॉर्गेज नहीं मिलता। मॉर्गेज की खास बात क्या बेटा, बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। मैच्योरिटी क्या है, एक लाइन में बोलूं तो इन्वेस्टमेंट पीरियड या कोई भी डॉक्यूमेंट का एंड डे क्या कहलाता है, मैच्योरिटी। एक्सपायरेशन डेट, मैच्योरिटी डेट एक ही बात होती है। मार्केट वैल्यू, सर एक्सपायरेशन डेट्स और मैच्योरिटी डेट में कुछ फर्क है। एक्सपायरेशन डेट से बेटा एफडी 5 साल की थी, मैंने 3 साल में ही खत्म करवा ली तो वो एक्सपायर हो चुकी है, कह के करवाना। बट मैच्योरिटी में खास बात क्या है, वहां तक जितनी पीरियड के लिए थी मैंने बीच में नहीं, उसी डेट पे ऑटोमेटिकली मैच्योर होना क्या कहलाता है, मैच्योरिटी डेट कहलाता है। मार्केट वैल्यू बहुत सिंपल है, आपकी चीज़ मार्केट में कितने में बिक सकती है और ये तय होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी, मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई क्या है, और जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है उसकी मार्केट वैल्यू बोला जाता है। जी सर।
ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एक ही बात है, इसको साइड कर सकते हैं। अब आया वर्ड ओवरड्राफ्ट क्या है। जितना पैसा आपका बैंक में, अगर आपको उससे ज़्यादा निकालने की फैसिलिटी है उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मेरा बैंक में पड़ा है 10,000 और बैंक कहता है तो 50,000 तक निकाल ले, कोई इशू नहीं है। तो जब आपका जमा से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने की अगर फैसिलिटी आपको बैंक देता है, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है। पेई जिसको पैसा मिलता है, पेयर जो पैसा पे करता है, पेई जिसको पैसा मिलता है, पेयर जो पैसा पे करता है। जी सर। पिन, अरे पिन नंबर तो बेटा आपका भी आया होगा। पिन एक सीक्रेट कोड होता है, पिन एक सीक्रेट कोड होता है जो एटीएम्स या नेट बैंकिंग के टाइम पे यूज़ होता है, जो सीक्रेट कोड होता है। इवन इसका आजकल तो इतना सीक्रेट मामला है कि बैंक को भी आपका पिन नहीं पता होता। रेपो रेट बताओ बेटा, कराने की ज़रूरत है। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिस रेट पे मिलता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो, जब कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास रखने जाते हैं आरबीआई के पास, तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है रिवर्स रेपो रेट। जैसे डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ऐसे स्मार्ट कार्ड होते हैं जो आजकल बैंक के अंदर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसको स्मार्ट कार्ड बोला जाता है। तो सिंडिकेट लोन पे इंपॉर्टेंट बात करना, सिंडिकेट लोन। और अगर आपके पास पेन पेपर पेंसिल है तो इसकी ऑब्लिक में लिखना है कंसोर्टियम लोन। कंसोर्टियम लोन, कंसोर्टियम लोन और सिंडिकेट लोन एक ही बात है। जब एक बड़ा लोन लेने के लिए कोई कस्टमर बैंक में आता है और मेरी अकेले की औकात नहीं मैं इस लोन को दे पाऊँ, और मैं छोटे छोटे कई बैंक मिलके जब हम लोन देते हैं उसको सिंडिकेट लोन बोलते हैं। जिसके पास वो पहली बार लोन लेने के लिए आया था, जिसके उसने डील की थी, उसको लीड बैंक बोलते हैं, और बाकी अदर लीड बैंक नहीं होते, वो को बैंक होते हैं। तो जब एक बड़ा, मेरे पास कोई टाटा आ गया, मेरे पास कहता है 5,000 करोड़ का लोन दे दो, मेरे पास अकेले के पास नहीं है, मेरे पास आया है, मैंने डील की तो मैं लीड बैंक हूँ, और जब मैं बाकी बैंकों को अपने साथ जोड़ के सब ने थोड़ा थोड़ा मिला के उसको पैसा दिया, उसको बोलते हैं सिंडिकेट लोन। एक लार्ज लोन को, एक बड़े लोन को जब छोटे छोटे बैंक मिल के पूरा करते हैं, इसको सिंडिकेट बैंक बोला, सॉरी लोन बोला जाता है। टाइम डिपॉजिट आपको पता होगा, एफडी टाइम डिपॉजिट, जितने टाइम के लिए आपने पैसा फिक्स जमा करा दिया उसको टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। अब आता है वैल्यू एट रिस्क क्या है। बेटा रिस्क कब आता है, जब आप जो सोचते हैं उसमें वेरिएशन हो जाता है। मैंने सोचा था मेरे को 8% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो 8% अगर वेरी कर गया, वो डिक्रीज हो गया, तो मेरी वैल्यू जो मैंने लगा रखी थी वो रिस्क में आ गई। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ ऐसा चेंज होना जिससे आपके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े, इसको वैल्यू एट रिस्क बोला जाता है। होलसेल बैंकिंग, बेटा हम जो जाते हैं बैंक के पास जो डीलिंग करते हैं वो कंज्यूमर बैंकिंग होती है, कुछ पैसे जमा करा दिए, कुछ निकाल लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बैंक जब बड़े लेवल के लोन देता है, इंडस्ट्रियल लोन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करता है, उसको बोला जाता है होलसेल बैंकिंग। 5 मिनट का रहेगा बस। जीरो बैलेंस अकाउंट आपको पता होगा बेटा क्या होता है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर बिना पैसा जमा कराए आप अकाउंट खोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। और ये लास्ट टर्म आपकी आ गई जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। सर जीरो बैलेंस अकाउंट तो बिना पैसा दिए जहां अकाउंट खुल गया तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, बट जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज क्या है सर। आजकल लोन आपको 1 भी रुपया, पहले क्या होता था जब लोन लेते थे तो कुछ आपको भरना पड़ता था, कुछ आपको लोन मिलता था। मैंने 20 लाख की अगर गाड़ी ली है तो मेरे को 6 लाख रुपए जमा कराने पड़ते थे, 14 लाख रुपए का मेरा लोन होता था। आजकल कई जगह पे है जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, आपको कुछ भी नहीं देना, पूरे का पूरा लोन। मोबाइल आप ले रहे हैं लोन पे बजाज कार्ड से 60,000 रुपए का, तो आपको कुछ भी नहीं देना, सारा का सारा आपको क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। कि लिखा नहीं दिखता आपको 1 रुपया दीजिए और एसी लीजिए, 1 रुपया दीजिए मोबाइल लीजिए, जहां आप कुछ भी नहीं देना पड़ता और आपका कंप्लीट लोन हो जाता है, उसको जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज बोला जाता है। जी बेटा आज हमने ये इंपॉर्टेंट किया, आपको वीडियो कम से कम 2 बार देखनी है, 2 बार देखने के बाद ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएंगी। बेटा आप लोगों का निरंतर पढ़ना और दिल लगा के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जलने वाले जलते रहेंगे, सोने वाले सोता रहेगा, और जो जगेगा, जो मेहनत करेगा वो बन जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप में से सारे नहीं बनेंगे, सिर्फ वो बनेंगे जिनके अंदर जुनून है, जो पैशनेट है, जो अच्छे से काम करते हैं, जिनको चुगली नहीं करनी, अपना टाइम यूटिलाइज करना होता है, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, गलती खुद की मानते हैं। और गलती वास्तव में हमेशा कहीं भी हो हमारी खुद की होती, किसी दूसरे की मिस्टेक नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में बेटा करूँगा अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।